नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब से महज थोड़ी देर बाद मोदी सरकार 3.0 का पूर्णकालीन बजट आपके सामने होगा। बिल्कुल आरती, जिस तरह से आपने बोला कि पूर्णकालीन का जो ये बजट है सबके सामने तुरंत ही पेश होने वाला है और 11 बजे ये बजट पेश होने वाला आम जनता लेकिन निर्मला ये जो तस्वीर है, सीतारमण की तरफ 8 तस्वीरें देख रही हैं जो केंद्र मंत्री होते हुए वित्त मंत्री के तौर पर 8वां ये बजट होगा। कितना खास होने वाला अनन्या? बिल्कुल बिल्कुल आरती, ये बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि निर्मला सीतारमण जो है ये 8वीं बार बजट पेश करने वाली हैं और सबकी निगाहें निर्मला सीतारमण की तरफ केंद्रित है कि इस बार वो अपने पिटारे से क्या कुछ जनता को देने वाली है, क्योंकि जनता की निगाहें पूरा उनके इस पिटारे पर केंद्रित है कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। अगर खास की बात कही जाए आरती, तो इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कही जा रही है, महिलाओं, किसानों को लेकर बात कही जा रही है। जो धनराशि किसानों को दी जा रही थी साल में 3 बार 3 किस्तों में करके 6,000, उसका भी मूल्य बढ़ाने की बात की जाए तो ऐसे में किसानों के अंदर भी काफी ज्यादा खुशी नजर आने वाली है। लेकिन इसका एक इतिहास भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि सीतारमण 2019 से लेकर अभी तक 8वीं बार बजट पेश कर रही है। लेकिन इसका इतिहास ये रहा है कि स्वतंत्र भारत का जब पहला आम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था तो वित्त मंत्री R.K. चट्टी ने पेश किया था और पूर्व पीएम मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री के तौर पर, यानी कि कुल 10 बार, जी हाँ, ये जरूर नोट रखिए क्योंकि 10 बार बजट पेश किया है और यही इतिहास है। बिल्कुल आरती, ये इतिहास है। जिस तरह से बजट का जो इतिहास है वो आपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से बजट की शुरुआत हुई और किस तरह से बजट को पेश किया गया। और आरती, अगर बात कही जाए तो बजट एक लेखा जोखा होता है। अमूमन अपने घर में देखा जाए तो हर महीने का जैसे हम लोग खर्च निकालते हैं, क्या फायदा हुआ, क्या मुनाफा हुआ, बिल्कुल उसी तरह से ये देश का भी एक बजट होता है कि किस तरह से देश का खर्चा चलाना है और क्या कुछ अपने पास बैंक बैलेंस के तौर पर रखना है। आरती, बिल्कुल, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर पार पाने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है अर्थव्यवस्था का चक्का। जी हाँ, वो अगर घूमता रहेगा किसी ना किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो आम आदमी होगी उसकी जेब में डालना जरूरी होगा और जिसमें आम आदमी की जेब में जो पैसा पहुंचेगा, जब वो पैसा बाजार तक पहुंचेगा और उसमें जो खपत बढ़ेगी तभी तो बाजार का वो विकास हो पाएगा, क्योंकि विकसित 2047 का संकल्प है। बिल्कुल बिल्कुल 2047 का ये संकल्प है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल अगर संबोधित जिस तरह से वो किए थे, जिस तरह से संसद जो शुरू हुआ था द्रौपदी मुर्मू के पहले, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि मां लक्ष्मी की कृपा मध्यम वर्ग के ऊपर, गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर रहे। तो इससे ये साफ जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार जो लोगों का जो ये बजट है, कौन कौन है, वो अजय सेठ है, अरुणीश चावला, एम नागराजू, और कौन है अनन्या आप भी बताइए। तुहिन कांत पांडे, मनोज गोवेल और भी अनंत नागेश्वरन है। तो ये मोदी बजट की टीम है और इस बजट को तैयार भी बहुत ही बखूबी किया गया है। अब देखना ये है कि ये बजट लेकिन लोगों के हित में होता है। आम जनता, मध्यम वर्ग की बात तो होती है, कहीं ना कहीं जब बजट आता है जो चीजें आती हैं कहीं ना कहीं वो उछल नजर आता है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है इनकम टैक्स। क्या इस बार इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की जो रूपरेखा गठित की जाएगी क्या? बिल्कुल आरती, अगर इनकम टैक्स की बात की जाए तो इस बार इनकम टैक्स देने वालों को राहत, ऐसा महसूस हो रहा है कि राहत मिलने वाला है। निर्मला सीतारमण उन लोगों को राहत देने वाली है। जो टैक्स लग रहा था उसकी जो प्रतिशत है वो घटकर कम होने वाली है। अब देखना ये है कि क्या प्रतिशत घटती है या फिर बढ़ती है। लेकिन जब निर्मला सीतारमण जो अपना पिटारा खोलती है तो ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं निराश ही होते हैं और विपक्ष भी वार करता हुआ नजर आता है उनके इस बजट पेश करने के बाद से। मैं कुछ डाटा भी जुटा के लाई हूं अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी, उनमें सूत्रों के हवाले से ये मिल रहा है जानकारी कि 20% से 30% के स्लैब में इस बार बदलाव की गुंजाइश जताई गई है। और यही नहीं, स्टैंडर्ड्स के लिए जो यानी कि जो डिडक्शन किए जाएंगे उसमें 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख इस बार होने की उम्मीद है। और कॉर्पोरेट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो सीधे राहत की संभावना है। जी हाँ, अपने दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि कॉर्पोरेट टैक्स जो होंगे, जो टैक्स पेयर होंगे, उनको सीधा राहत मिलने की इस बार उम्मीद है। विकास बढ़ाने पर खास फोकस, विकास जो भारत और साथ ही प्रधानमंत्री का विकसित भारत का संकल्प है उस पर खास फोकस रहेगा और खपत बढ़ाने के लिए ठोस ऐलान संभव होंगे।
बिल्कुल आरती, इस बार ठोस ऐलान भी संभव होंगे। अब देखना यह है कि क्या इस बार भी कई राज्यों को क्या कुछ सौगात मिलता है, क्योंकि राज्यों का भी जो ध्यान है वो पूरा का पूरा बजट पर केंद्रित होता है कि कौन से राज्य को कितना क्या कुछ मिल रहा है। तो अब ये देखना है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, तमाम जो राज्य हैं उनको क्या कुछ मिल रहा है। और इस बीच सबसे अहम जो बात है वो है दिल्ली का विधानसभा चुनाव, क्योंकि बीजेपी उसको भी जीतने वाली है और कहीं ना कहीं इस बजट में कुछ ना कुछ इस तरह से निर्मला सीतारमण जरूर पेश करने वाली है जिससे कि बीजेपी पार्टी की शायद जीतो। तो इसको कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2025 का जो दिल्ली में होने वाला है उसको भी जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन इस बार क्या सस्ता होने वाला है, इसकी गुंजाइश जताई जा रही है, वो मैं अपने दर्शकों को बताने जा रही हूँ। क्योंकि टीम है अजय सेठ, अरुणेश और एम नागराज और इसके साथ साथ मनोज गोविल समेत ये टीम आपके सामने है जिनकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार सस्ता पेट्रोल डीजल हो सकता है। जी हाँ, बड़ी अपडेट मिल रही है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी। और अभी पेट्रोल पर 19.90 रुपए और डीजल पर 15.80 रुपए ड्यूटी एक्साइज लगती है। और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी घट सकती है। और यही नहीं, अभी इस पर 20% ड्यूटी लगती है और इस पर कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और इससे सीधा असर हमारे मोबाइल फोन्स पर होंगे, क्योंकि मोबाइल जैसे आइटम सस्ते हो सकते हैं। और गोल्ड सिल्वर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आम नागरिक हो, शादी ब्याह होता है तो अक्सर लोगों को सोना खरीदना ही होता है ना, तो इससे सीधा सीधा आम जनता को राहत मिलेगा। गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है और इस पर 6% ड्यूटी लगती है और इस पर सोना चांदी दाम लेकिन कहीं ना कहीं क्या बढ़ेंगे घटेंगे, लेकिन वो तो जब बजट आएगा तभी। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो आरती सोने का जो बजट है, जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। 4 दिनों में 86,000 रुपए पार हो गया है। जहां 70-72 हजार रुपए हो रहा था वहां पर सीधे 86 और 84,000 रुपए पार होना, ये बहुत ही ज्यादा आम बात लोग कही जाए, आम लोगों के बारे में बात की जाए या फिर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बात कही जाए तो ये कहीं ना कहीं परेशानी भरा रहने वाला है। क्योंकि शादी ब्याह में जिस तरह से सोने और चांदी की खरीदारी होती है तो ऐसे में सोने का दाम बढ़ना एक मध्यम वर्ग के लोगों के लिए काफी ज्यादा निराशाजनक रहा है। अब देखना यह है कि बजट में सोने चांदी को लेकर निर्मला सीतारमण क्या कुछ पेश करती है। बिल्कुल, मैं यूपी से आती हूँ तो थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा ज्यादा मैं वो डेटा रखना चाहती हूँ, क्योंकि 26 और इस बार यूपी के हिस्से में 3.90 लाख करोड़ रुपए आ सकते हैं। जी हाँ अनन्या, आप सोच सकती हैं, क्योंकि इस बार यहाँ पर कुंभ भी लगता हुआ नजर आ रहा है और अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार लगातार तत्परता दिखाती हुई नजर आ रहा है और बजट में भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा जो बजट होगा वो यूपी के लिए दिया जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय बजट से राज्य की हिस्सेदारी और केंद्र सहयोगिता बढ़ेगी। तो इन सभी यानी कि मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय कराएंगे फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर पार पाने के लिए एक बजट का खासा महत्व होता है। तो हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। भव्या तनेजा अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत। चतुर्वेदी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विजय उपाध्याय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्राइम डिबेट में। सबसे पहले तो हम जाना चाहेंगे विजय उपाध्याय जी के पास। विजय जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है और सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि इस बार का जो आम बजट जो पेश होने वाला है, हालांकि 11 बजे ये पेश होने वाला है, इसमें क्या कुछ खास होने वाला है आम जनता को लेकर? जिस तरह से मोदी ने जो कल अपना भाषण दिया उसमें मध्यम वर्ग के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि मध्यम वर्गों के लिए ये बजट काफी ज्यादा खास होने वाला है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, बजट तो एक जो आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा है और लोगों को कैसे सरकार राहत दे और अपना रेवेन्यू कैसे ठीक रखे, ये पूरा इसमें ये दस्तावेज होता है। दरअसल मुझे लगता है कि सरकार का सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, क्योंकि जो गति चाहिए आर्थिक विकास की वो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से ही आ सकती है। तो बजट में उम्मीद यही है कि सरकार काफी ज्यादा हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगी। जिन बातों को आम आदमी से जुड़ी हुई चीजें जोड़ते हैं, जैसे जीएसटी तो बजट में कुछ तय नहीं होता, उसके लिए अलग एक काउंसिल बनी हुई है, वहां से जीएसटी के रेट तय होते हैं। जो इनकम टैक्स है उस पर बात हो सकती है, लेकिन 7.5 लाख रुपए न्यू रिजीम में 7.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, उसको 10 लाख तक की बढ़ाने की मांग की जा रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि सरकार इसमें कोई छूट देगी।
क्योंकि रेवेन्यू साइड सरकार बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी और जो देश की अभी अर्थव्यवस्था है और जो दुनिया के हालात हैं उन सारी चीजों को देखते हुए जो चैलेंजेस है रेवेन्यू बढ़ाएगी, क्योंकि जो वेलफेयर पे खर्च है सरकार को बहुत ज्यादा है, सब्सिडीज बहुत ज्यादा है और इस लोड को मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू जरूर सरकार अपने कम करने की तरफ शायद ही सोचेगी। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जैसा हमारी जो आर्थिक सर्वे आया कल, उसमें बहुत ही अच्छे इंडिकेटर मिले हैं और उससे हमारे शेयर मार्केट पे भी बहुत अच्छा असर आया है। कल से हरे निशान में है ज्यादातर शेयर, तो लोग एक तरीके से जो आर्थिक सर्वे है उसका स्वागत कर लिया। बजट के पूर्व जो आर्थिक सर्वे आया है, आज जब बजट आएगा तो राज्यों को किस तरीके से डेवलपमेंट के लिए सरकार कहाँ ज्यादा फोकस करेगी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफेंस, रोड, बड़े जो निर्माण कार्य हैं उन पे, इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत जिसमें जो मेक इन इंडिया का जो इनका विजन है उस पे भी काफी फोकस रहने वाला है। तो सरकार कई पहलुओं पर एक साथ ध्यान देगी और ये बजट निश्चित तौर पे, चूंकि ये 21वीं सदी के 25 सालवां बजट है और ये इसलिए भी बाद ये पूरी तस्वीरें खुलकर आ जाएंगी। भव्य तनेजा भी हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं। मैम, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को धार देना है तो कहीं ना कहीं ये चक्का घूमना जरूरी है, जिससे कहीं ना कहीं देश हमारा विकसित होगा। लेकिन इस बार क्या कुछ रूपरेखा होने वाली है मैम? आवाज मिल पा रही है? शायद कनेक्शन नहीं हुआ। अनन्या, अभी कंटिन्यू करना होगा। लेकिन जिस प्रकार से इस बार टैक्स पेयर को राहत मिलती हुई नजर आए, विजय जी, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए जिससे हमारे दर्शक सीधे तौर पर समझ सके। देखिए, मुझे लगता नहीं कि टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। 10 लाख रुपए तक टैक्स में छूट की संभावना की बात की जा रही है, लेकिन न्यू रिजीम में पहले ही 7.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट है। तो ये मांग तो सभी की है कि होनी चाहिए। मध्यम वर्ग निश्चित तौर पे चाहता है कि 7.5 लाख के बजाय 10 लाख किया जाए, और अगर सरकार इस तरह का फैसला लेती है तो निश्चित तौर पे लोग स्वागत करेंगे। लेकिन इससे सरकार के रेवेन्यू पे कितना असर आएगा, कितना उसे गंवाना पड़ेगा रेवेन्यू, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जो हमारी महंगाई दर है अभी 5% के आसपास है, खपत लोगों की काफी ज्यादा है अभी भी, क्योंकि जो फूड ग्रेन्स हैं, जो दूसरी चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका जो इन्फ्लेशन है वो काफी हाई बना हुआ है। तो इसका मतलब लिक्विडिटी है मार्केट में, लेकिन इनपुट कास्ट कम होगी तो शायद चीजें सस्ती होंगी। तो शायद सरकार कुछ इस तरफ ध्यान दे सकती है कि इनपुट कास्ट कैसे कम हो। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं विजय जी कि इस बार कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल सकती है आम वर्ग, क्योंकि हमेशा वो अभी हम लोग जब ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, अनन्या, हमारी टीम मौजूद थी, वो भी कह रहे थे कि व्यापारी वर्ग भी नाखुश नजर आ रहा था। बिल्कुल, व्यापारी वर्ग की बात कीजिए तो नाखुश ज्यादातर नजर आता है। आरती, जिस तरह से देखा जाए व्यापार मंडल की बात कही जाए, व्यापार मंडल के अध्यक्षों से जब हमारे संवाददाता बाइट लेते तो कहीं ना कहीं उनके अंदर निराशाजनक ही ज्यादातर पाया जाता है। हालांकि वो अलग बात है कि कुछ मुद्दों को लेकर वो ये कह देते हैं कि इस जगह पे हमें राहत मिल रही है। लेकिन हम जानना चाहेंगे उपाध्याय जी से कि उपाध्याय जी जरा ये बताइए हमें कि अब मध्यम वर्ग को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कह दिया है कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, तो ऐसे में जिस तरह से जो आप बातें कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं निराशाजनक होने वाला है, इस पर इसके पीछे की क्या कुछ वजह आपको लग रही है कि कैसे निराशाजनक होने वाली है? क्योंकि इस बार 27 का चुनाव भी आने वाला है यूपी में, और केंद्र की बात कीजिए दिल्ली में भी चुनाव जारी है, 5 तारीख को होने वाला है। तो इस पे जो पूरा जो बजट है कहीं ना कहीं इस पर ही डिपेंड होने वाला है कि जनता कहीं नाखुश ना हो जाए और बीजेपी को कहीं हार ना मिल जाए। नहीं, देखिए, जो राज्यों के चुनाव है इससे बजट कोई प्रभावित नहीं होता है, और मोदी सरकार ने अपने जितने भी बजट दिए हैं, चुनावी बजट कभी उन्होंने नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के पहले जो बजट आया था उसमें भी कुछ इस तरह के ऐलान नहीं हुए थे कि लोगों को बहुत ज्यादा अचानक खुशी हो जाए और सरकार ने चुनावी बजट दे दिया। सरकार का फोकस है अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए रखना, जो आय व्यय का संतुलन है वो ठीक बनाए रखना, जो वेलफेयर के लिए सरकार को खर्च करने हैं उस पे पैसा उनके पास रहे तभी खर्च कर पाएंगे। तो कई चीजें हैं जो इसको जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे सरकार ने हमेशा फोकस किया है, चाहे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आईटी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, ट्रांसपोर्ट के जो साधन है उस पे, यहाँ पे सरकार इन्वेस्ट करेगी। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो उसका भी अर्थव्यवस्था पे एक अच्छा असर होगा, लोगों को उसका फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेंगे,
अब संभावना जो आर्थिक सर्वे में जताई गई है कि अगले साल करीब 78 लाख नए रोजगार सृजित होंगे, तो सरकार अपने फोकस को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो विकसित भारत का जो सपना है जिसे लेकर मोदी जी हमेशा बात करते हैं, और दूसरा जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कोशिश है, वो जनता को बहुत ज्यादा राहत देकर नहीं बन सकती, बल्कि सरकार बहुत ज्यादा अपने जो उनके आर्थिक तंत्र हैं उसको कैसे व्यवस्थित रखेगी, कैसे संतुलन बना के रखेगी। हमारा जो लेकिन डेफिसिट है, ये माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिल सकती है, और यही नहीं है, जो आयुष्मान योजना उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है, जो उसके लिए निर्धारित किया गया बजट। मुझे लगता नहीं, क्योंकि 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना में पहले ही दिया जा रहा है, और 70 साल से ऊपर के लोगों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, तो पहले ही सरकार ने काफी कुछ इसमें किया है। अब इसमें लेकिन किसानों की आय को लेकर देखिए, किसानों के लिए एमएसपी सरकार ने अभी बढ़ाया है, धान का भी बढ़ाया है, गेहूं का भी बढ़ाया है, डीएपी पे सब्सिडी भी सरकार ने कुछ दिन पहले ही अनाउंस कर दिया है। हमारे साथ जुड़ गई है भव्या जी, आपसे हम सवाल यही लेना चाहेंगे और इसका जवाब लेना चाहेंगे कि युवाओं को लेकर इस बार के बजट में क्या कुछ पेश होने वाला है। कि ये बजट 3 चीजों पे बेसिकली बेस्ड है, जिसमें कहते हैं इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट। तो इनोवेशन में जो युवाएं हैं वो ही सबसे ज्यादा इनोवेशन इस समय उनका बहुत ज्यादा धारा है इसकी तरफ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ और रुझान है थोड़ा सा यंगस्टर्स का ज्यादा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज्यादा नए नए टेक्नोलॉजी की तरफ। तो जो स्टार्टअप्स ऐसे युवाएं लेके आने वाले हैं जिसमें बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज होने वाला है, मुझे लगता है उसके लिए अच्छी स्कीम्स गवर्नमेंट लाई थी इस बजट में, उनको प्रमोट करने के लिए, सो दैट वो उस सेक्टर को और आगे बढ़ाए, आईटी सेक्टर स्पेसिफिकली, और आपका ये एयरक्राफ्ट सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तीनों पे मुझे लगता है अच्छा खासा फोकस होगा गवर्नमेंट का। ठीक है भव्या, अच्छा लेकिन मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बड़ी अपडेट देना चाहती हूँ कि कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है, जिसमें कहीं ना कहीं बजट को मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूं, जहां पहले वित्त मंत्री पहुंची हुई थी, लेकिन अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब बाकी है पूरा प्रोसेस होने का, और यही नहीं, अब काउंटडाउन शुरू हो गया। अनन्या, बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि इस बार बजट में क्या पेश हो रहा है। सबकी निगाहें जो बजट की तरफ निगाहें थी केंद्रित, अब इस बार यही है कि जिस तरह से आरती जो ये बड़ी अपडेट आप दे रही हैं, इस पर क्या होने वाला है। बजट जो 11 बजे पेश होने वाला था उसकी भी काउंटडाउन शुरू हो गई है, और अब बजट की तरफ सभी की निगाहें हैं, और लगातार सारे प्रोसेस पूरे हो चुके हैं, राष्ट्रपति की भी मंजूरी हो गई, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, और बाकी है वो समय, अब से कुछ समय बाकी है बस, और वो मौका, वो समय होगा जब देश जिस बजट का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, अब ये मौका आ गया है कि देश जिस समय का इंतजार कर रहा था, बेसब्री से इंतजार कर रहा था बीते 2 से 3 दिनों से, कि निर्मला सीतारमण क्या कुछ पेश करने वाली हैं। तो भव्या जी, अब आपसे भी यही हम जानना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरह से सबकी मंजूरी मिल गई है, अब सबसे पहले आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा राहत किस वर्ग को मिलने वाला है? देखिए, मिडिल क्लास लेवल जो है, मिडिल क्लास एक बड़ा सेक्टर है इंडिया का, और मेरी ये उम्मीद है कि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा देखिए टैक्सेशन से इफेक्ट होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा होता है, या गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्डिंग बनाने में जो खर्चा करती है, या रोड्स बनाने में करती है, वो तो लंबे समय में लॉन्ग टर्म इफेक्ट है एक तरह से उसका। बट अगर शॉर्ट टर्म माने, अगर मैं आज देखूं कि मेरी जेब पे किस चीज का असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है, तो वो है टैक्स, क्योंकि जितना कम मैं टैक्स पे करूंगी उतना ही ज्यादा पैसा मेरे हाथ में बचता है आगे खर्च करने के लिए। तो और अल्टीमेटली जो खर्चा हम करते हैं, मार्केट में जाके करते हैं, फेस्टिवल्स के टाइम पे करते हैं, वो भी इकोनॉमी को बूस्ट ही करता है। तो अगर देखा जाए तो अगर इनकम टैक्स स्लैब्स में कुछ राहत मिल जाए, जैसे कि अभी जो 7.5 लाख रुपए तक की कोई टैक्सेशन मतलब टैक्स फ्री है डिडक्शन को लेके या किसी भी रीजन से, तो मुझे लगता है ये इनकम कम से कम ये टैक्स स्लैब 10 लाख हो जाना चाहिए, क्योंकि 7.5 लाख का मतलब सालाना एक मिडिल क्लास अगर पढ़ा लिखा है, जनरली आजकल सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ा लिखा पर्सन है अगर, तो वो 60,000 से 65,000 कोई IT फील्ड में है या आपका अकाउंट्स फील्ड में है, तो वो इतना कमा ही लेता है। तो 60-65,000 एक ऑन एन एवरेज मंथली सैलरी बन चुकी है आज की तारीख में। प्लस उसके साथ इन्फ्लेशन को अगर हम ध्यान में रखें, तो इन्फ्लेशन जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रही है, उस हिसाब से इतना तो एक बेसिक है जो कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आई थिंक अगर ये लिमिट बढ़ के 10 लाख हो जाए, मुझे उम्मीद है जो हो सकती है, तो बहुत अच्छा रहेगा मध्यम वर्ग के लिए।
जी। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से मैं लगातार ये समझना चाह रही हूँ विजय जी से कि आखिरकार इस बार के बजट में आखिरकार कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को क्या मिलना है, लेकिन रोजगार और साथ ही युवा वर्ग भी कहीं ना कहीं इसको लेकर लाभार्थी होना चाहिए। जी, बिल्कुल। देखिए, रोज़गार बनाने के लिए जो भी अगर गवर्नमेंट एक रोड बनाएगी या हाईवे बनाएगी, ऑफ़ कोर्स उससे रोज़गार मिलता ही है। और जितना डेवलपमेंट होगा, रोज़गार उतना बढ़ेगा। तो हर बार का जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, अच्छा, इसके अलावा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ जो हैं, हमारी एमएसएमई एंटरप्राइज़ेज़ हैं, वो काफ़ी उम्मीद कर रही हैं इस गवर्नमेंट बजट से, और उन्हें करना भी चाहिए। क्योंकि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अच्छा रोजगार क्रिएट करती हैं। जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत एक ग्रोइंग सेक्टर है। प्लस एमएसएमई जो अपने अंडर एम्प्लॉइज को एंगेज करते हैं, उनसे भी उनका भी वो भी रोजगार क्रिएट करते बिल्कुल मैम। हैं। तो अगर एमएसएमईज के लिए कोई स्पेसिफिक टैक्स बेनिफिट स्कीम्स आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, टैक्स बेनिफिट के मैं अलावा लौटूंगी जैसे आपके पास कई विजय जी। जगह ठीक है, गवर्नमेंट लौटूंगी मैम आपके एडमिनिस्ट्रेशंस पास। में। ठीक, ठीक है विजय जी, जी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं विकास बढ़ाने पर भी खास फोकस होगा विजय जी। निश्चित तौर पे देखिए, सबसे ज्यादा अहम तो यही है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार है वो 6% के आसपास है। सरकार को इसे 8%, 9% तक ले जाने की कोशिश करनी है। मैं इसीलिए कह रहा था कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब पूरी अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी तो हर व्यक्ति को उसका फायदा होगा। सिर्फ मध्यम वर्ग की अगर हम बात करें या सिर्फ गरीब वर्ग की बात करें तो ये एक सेक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन अगर पूरी अर्थव्यवस्था गति पकड़ती है, रफ्तार बढ़ती है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, तो उसका बेनिफिट तो सभी को मिलता है। और हम सोचते हैं कि टैक्स ज्यादा, ये हर तरीके के टैक्स से हमें छूट मिल जाए, ये बात तो ठीक है, ये जनता की मांग होती है, सभी लोग ये सोचते हैं। लेकिन सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करती है या आपके हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करती है, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करती है, तो वो सब आप ही का पैसा होता है जो रिटर्न बैक टू सोसाइटी आता है थ्रू गवर्नमेंट और डिफरेंट स्कीम्स। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं यही बात आपसे इसके पहले भी मैंने कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर इसीलिए होगा। और जो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि 78 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इस फाइनेंशियल ईयर में, ये संभावना है। तो इसको अचीव करने के लिए सरकार रेवेन्यू साइड पे अपने को कमजोर नहीं करेगी, वो अपना रेवेन्यू मेंटेन करेगी, बल्कि रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेगी। क्योंकि बाद में इसे जब इन्वेस्ट करेगी, चाहे वो सोशल वेलफेयर सेक्टर में इन्वेस्ट करे या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करे, तो उसका फायदा जनता को होगा और पूरी इकोनॉमी को होगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा इन्वेस्टर इस देश में सरकार ही है। प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट तो आता है, लेकिन जो सरकार का इन्वेस्टमेंट होता है पूरी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाता है। विजय जी, पिछले ये साल बताइए जो कि वित्तीय महिलाओं वर्ष, को लेकर क्या होने वाला है? ये तो युवाओं पर बात हो गई, महिलाओं को लेकर क्या कुछ होने वाला है इस बार? देखिए, महिलाओं के लिए तो ज्यादातर राज्यों में पहले से ही लाडली बहना योजना और तमाम योजनाएं आ चुकी हैं। केंद्र सरकार महिलाओं के लिए कई स्कीम्स चला के पहले से रखी हुई है। आयुष्मान योजना में महिलाएं भी कवर हैं। तो जो जिन्हें जरूरत है, उन सब लोगों को सरकार सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और ये जो राज्यों ने अब नए चलन शुरू हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, के लिए यूपी में अभी नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आते आते तक तो शायद जो यूपी में भी आपने आ जाएगा योजनाओं कि के लाडली नाम मैया गिनाए योजना है का विजय जी, 2,500 रुपए लाडली महीने बहन मिलेंगे। योजना, ये तमाम जो महिलाओं को लेकर आपने योजनाएं गिनी, क्या लगता है कि महिलाओं को 2,000, 2,500, 2,100, 1,200 रुपए देने से उनका जीवन बीत जाएगा? ये तो एक किस्त के तरह उन लोगों को दिया जाता है। हर राज्यों की अपनी अपनी की स्कीम है। इसके अलावा और क्या कुछ हटकर केंद्र सरकार करने वाली है इस बजट में, ये जरा बताइए। आप अनुमान के तौर पर बताइए, हालांकि अभी तो बजट पेश हुआ नहीं है, फिर भी हम आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो स्टार्टअप स्कीम है सरकार की, इसमें 50% तो करीब महिलाएं ही हैं। ज्यादा है, बल्कि बहुत से राज्यों में 50% से भी ज्यादा है। तो इनोवेटिव जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एजुकेशन से के लिए देखिए तो वहां भी महिलाओं के लिए कई काम है। बहुत से ऐसे श्रम के सुधार किए गए हैं। अब सरकार कोई इस तरह की स्कीम नहीं लाएगी महिलाओं के लिए, मुझे बिल्कुल। ऐसी उम्मीद कम है। लेकिन महिलाओं के हेल्थ है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग है, फैमिली हमारे वेलफेयर साथ है। अभी व्यापारी नेता भी जुड़ गए हैं इस डिबेट में। राम अविलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये व्यापारी नेता हैं आप, सीधा सवाल आप ही से करेंगे, व्यापार पर इस बार क्या कुछ असर पड़ने वाला है? क्योंकि व्यापारी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दुखी ज्यादातर नजर आते हैं, चाहे वो सरकार 3.0 यानी कि केंद्र में जो मोदी सरकार है उसकी हो, या फिर इसके पहले जिसका कार्यकाल रहा है। इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? यही है कि अब की बार जो है टैक्स तक छूट होनी चाहिए, व्यापारियों को टैक्स मुक्ति देनी चाहिए।
और रही बात जहाँ तक बेरोजगारी पे कायदे से इनको अच्छे से तमाम तरह का योजनाओं पर प्रलोभन देना चाहिए। और जब तक ये किसान को अच्छे से जो है सहयोग नहीं देंगे, इस पर ये मान के चलिए कि बजट का ग्रामीण क्षेत्र कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं पहले समझना चाहूंगी आपका क्या बिजनेस है और सरकार की तरफ से मतलब कि अभी तक आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? हमारा तो नुकसान ही होता है। जिस हिसाब से फर्टिलाइजर में बढ़ोतरी की जाती है, फर्टिलाइजर इतने खाद यूरिया का इतना डिमांड रहता है किसानों पे, और जो है ये समझ लीजिए कि समय जब आती है तो आपूर्ति नहीं हो पाती है। हम उत्तर प्रदेश के रूरल ग्रामीण क्षेत्र से हैं और हमारी दुकान जिस हिसाब से यहाँ पे चलती है, लोगों को एक अनुमान रहता है कि वहाँ सारे मटेरियल मिल जाएंगे, मगर कभी कभी समस्याएं ऐसी आ जाती है कि महंगाई का भी सामना करना पड़ता है, लोगों को हम आपूर्ति नहीं कर पाते। लेकिन जिस प्रकार से डिजिटल को बढ़ावा दे रही सरकार, कहीं ना कहीं उससे भी व्यापारी को थोड़ी तो राहत मिलती है ना? जी राहत पड़ती है, मगर उस हिसाब से नहीं पड़ती जिस हिसाब से इन्होंने अपना ढकोसला बनाते हैं सरकार में कि बजट आएगा तो ये फायदा होगा, बजट आएगा तो वो फायदा होगा। यानी कि सरकार से आप खुश नहीं है, बजट आएगा तो ये फायदा होगा, बजट आएगा तो वो फायदा होगा, आप ये कहते हुए कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रहे हैं। जी सिर्फ दिखावा होता है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। ये बताइए कौन सी सरकार में सबसे अच्छा रहा व्यापारियों के लिए? बजट कौन सी सरकार में सबसे अच्छा रहा व्यापारियों के लिए? व्यापारियों के लिए कांग्रेस में तमाम योजनाएं आती थी जो उस समय में जो कहती थी सरकार वो पूर्ति होती थी, वो उस समय मिलता भी था लोगों को और आंकड़े भी अच्छे आते थे। ये तो बड़े बड़े आंकड़े दे देते हैं, ग्रामीण स्तर पर कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन सबका साथ सबका विकास वाली है वो तो दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी। खेल है, कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन उम्मीद तो जतानी चाहिए ना, अभी थोड़ी सी देर बची है मैच, शायद आपके लिए इस बार हो कुछ। अब आंकड़े तो यही, अनुमान तो यही लगा के रखता है ग्रामीण आदमी, यही आंकड़ा लगाते हैं हो सकता है अब की बार हमें कुछ फायदा मिले। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम फिर से जाना चाहेंगे भव्या जी की तरफ। भव्या जी, जिस तरह से अभी आपने व्यापारियों का जो बात सुना, व्यापार के जो नेता थे राम अभिलाष जी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इस बार की सरकार से वो खुश नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि व्यापार जिससे भी बात की कोई व्यापारी खुश नहीं नजर आ रहा है। लेकिन आप हुए या फिर उपाध्याय जी जो हमारे साथ जुड़े हुए, वो लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार खास होने वाला है, सबको लेकर कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल पेश होने वाले, कि खास बजट पेश होने वाला है। अब व्यापारियों की बात आप लोगों ने सुनी है, अब भव्या जी आप जरा जवाब दीजिए कि जिस तरह से व्यापारी निराशाजनक होकर अपनी बातों को रखे हैं कि सरकार कोई भी हो, बजट आने से पहले बहुत सारी तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन बजट जब पेश होता है तो निराशा ही नजर आती है। भव्या जी जवाब दीजिए, क्या लग रहा है बजट इस बार भी निराशा व्यापारियों के लिए होने वाला है? इस बारे में तो व्यापार जो है ना, व्यापार एक बहुत ही जैसे हम लोग एक एज अ पर्सन जिस तरह से देखते हैं, हम अपनी दुकान को देखते हैं या अपने प्रोडक्ट्स को देखते हैं, व्यापार एक बहुत ह्यूज मैटर है, ह्यूज सब्जेक्ट है। तो व्यापार में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ, मतलब जैसे अगर मैं हर एक बिजनेसमैन की बात करूं, मे भी फार्मास्यूटिकल्स के लिए ज्यादा बेनिफिट हो, ये हो सकता है, या छोटे या आपका गारमेंट सेक्टर पे उतना शायद बेनिफिट ना मिले, लेकिन ये जो सब है, ये सब गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब कि जैसे कभी किसी साल आप देखेंगे हर एक गवर्नमेंट का अलग गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट तो लोग ही इलेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट एक तरह से जो बजट बनाती है, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो, वो लॉन्ग टर्म व्यू मद्देनजर रख के बनाती है। जैसे कि अभी अगर मान लीजिए आंकड़ों से ये लग रहा है कि हमारा जो खेती बाड़ी है या फार्मिंग सेक्टर है, उसमें ज्यादा फंडिंग की जरूरत है, उसमें सब्सिडीज की जरूरत है। तो बेशक फर्टिलाइजर्स वगैरह और इन सब पे सब्सिडी दी जाएगी, और बेशक जो है और मुझे ये भी लगता है कि जैसे कि अगर माल पहुंच नहीं रहा है, जैसे कि सर ने अभी बताया कि फर्टिलाइजर्स वगैरह ग्राउंड लेवल पे कई सामान अवेलेबल नहीं मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका रीजन बजट है या इसका रीजन पॉलिसी मेकिंग है।
क्योंकि पॉलिसी मेकिंग एक बड़े लेवल पे होती है और ग्राउंड लेवल पे सामान पहुंचाने का काम और पार्टीज का होता है, और उसमें और लोग इन्वॉल्व होते हैं, सब होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो इसमें उनका निजी फायदा भी इन्वॉल्व होता है। देखिए, तो इसमें हम बजट तो इसके लिए दोषी नहीं। भव्या जी, उत्तर प्रदेश के लिए इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, ये जरा आप हमें बताइए। उत्तर प्रदेश में तो देखिए, उत्तर प्रदेश एक हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है मैम, और ये इंडिया का एक बड़ा पोर्शन, एक बड़ा एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया भी उत्तर प्रदेश के पास है। और जिस तरह से यहाँ पे रिलीजन को, जहाँ पे आपका मार्केट्स को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह से टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ट्रैवल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ अच्छा खर्चा होने वाला है। मुझे लगता है कि यूपी के लिए स्पेसिफिकली रोडवेज, हाईवेज, इन चीजों पे ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि ये चीजें जैसे कनेक्टिविटी, जैसे अभी हम देख रहे हैं महाकुंभ इलाहाबाद में लगा हुआ है, या अयोध्या में 2 साल हो गए हैं रामलला की मूर्ति स्थापित किए, तो ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स और सिटीज से कनेक्टिविटी, रेलवे के थ्रू कनेक्टिविटी पे बहुत फोकस किया जाने वाला है, तो एक अच्छा खासा एक्सपेंडिचर उस पे होगा मुझे लगता है। तो इस हिसाब से थोड़ी देर, बस 10 से 15 मिनट बाद वो समय होगा जब बजट तो कहीं ना कहीं संसद के पटल पर देखने को मिलेगा, और जो सारी जो कवायद थी, जो अभी से संभावनाएं थी, उस पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। काउंटडाउन जारी है अनन्या। बिल्कुल आरती, जिस तरह से आप लगातार जो अपडेट दे रही हैं कि लोगों को इंतजार जो है, अब महज कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, जिस तरह से अभी 10 बजकर लगभग 43 मिनट हो रहे हैं और अभी लगभग 15 से 17 मिनट बचे हुए 11 बजने में। अब देखना यह है कि 11 बजे देश की जनता जो निर्मला सीतारमण की तरफ टिक टिक करती हुई निगाहें अपनी रखी हुई है और बेसब्री से इंतजार कर रही है कि निर्मला सीतारमण क्या क्या किसके लिए सौगात लेकर आई हैं। अब ये जो खास तरीके से जो बनाया गया है वो देखना होगा कि इस बजट में क्या स्पेशल होने वाला है। अब हम विजय जी के पास जाना चाहेंगे। विजय जी, आपसे ही अब सीधा सवाल यही करेंगे कि सबसे पहला जो बजट जिस तरह से पेश होगा, सबसे पहले किस बारे में बात होने वाली है और किसको सबसे ज्यादा सौगात मिलने वाला, सबसे पहले ये बताइए। मिलेगी और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को देने की सरकार कोशिश करेगी। और बजट में तो सबसे पहले बात होगी कि पिछले जो अचीवमेंट्स हैं सरकार वो बताएगी, इनकी उपलब्धियां क्या हैं। दूसरा, जो हमारी जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट कैसे, फिजिकल डेफिसिट हमारी पिछले 3 सालों में काफी सुधरी है, क्योंकि कोरोना में वो 9% तक पहुंच गई थी। फिजिकल डेफिसिट का मतलब यही है कि सरकार के पास इनकम कितनी है और खर्च कितना है। तो जो अगर इनकम से ज्यादा खर्च होता है तो डेफिसिट में सरकार चली जाती है, तो वो डेफिसिट कम करना सरकार की एक सबसे बड़ी, क्योंकि रुपए की वैल्यू को बनाए रखना भी सरकार की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो पूरी अर्थव्यवस्था को सौगात देने की कोशिश होगी जिससे सभी को फायदा हो। जहां तक सेक्टोरियल और एयरपोर्ट पर खर्चे पे बढ़ोतरी हो सकती है क्या? क्योंकि वंदे भारत हो, अमृत भारत ट्रेन, तमाम ऐसी 10 से प्लस वंदे भारत ट्रेनें उसे चलाने के भी ऐलान संभव है इस बार। निश्चित तौर पे रेलवे को बड़ा बजट मिलने की उम्मीद है। वजह यह है कि आप देखिए पूरी रेलवे की कायाकल्प हो रहा है, जितनी नई हाईटेक ट्रेनें आ रही हैं, ये अपने आप में हिस्ट्री है। कभी भी किसी सरकार ने इस तरह से रेलवे में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं किया है, चाहे रेलवे की सिक्योरिटी हो या पैसेंजर की सेफ्टी हो या माल ढुलाई हो, सभी जगह सरकार ने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है और लोगों को उससे काफी बेनिफिट हुए हैं। विजय जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिस तरह से आप लगातार मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से वो अच्छाई है, आप लगातार इस बात को पेश कर रहे हैं हर वर्ग के लिए, हर सेक्टर के बारे में आप लगातार ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि जो बजट है हर बार लोगों को देखते हुए सभी के हित में ये पेश हुई। लेकिन अगर विपक्षियों की बात कही जाए, कहीं ना कहीं मैं इसको राजनीतिक तौर पर भी जोड़ना चाहूंगी, और ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग नाखुश रहते हैं, ये दोनों ही लोग नाखुश रहते हैं बजट के जब भी पेश होता है, क्योंकि इस बार भी बजट में विपक्ष ये लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार उम्मीद की जा रही है कि शायद इस बार बजट में सभी को देखते हुए सबके हित में ये बजट पेश होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जो बात कह रही हैं कि मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा हूं, मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूं। गुण दोष के आधार पे आप अपनी बातों को रख रहे हैं विजय जी। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, गुण दोष के आधार पे जब आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, देखिए मोदी की सरकार में हमेशा आप देखिए कौन से इंडिकेटर हैं जिससे आप
अच्छा बजट और खराब अर्थव्यवस्था की बिल्कुल, आप बिल्कुल अंदाजा भैया जी, लगा आप सकें। अपना सबसे बड़ा एक्सपीरियंस साझा करिए, आप ठीक है। सुनिए मेरी बात, सबसे बड़ा इंडिकेटर है इन्फ्लेशन। आप इन्फ्लेशन देखिए, इस सरकार में कोरोना पीरियड को छोड़ के इन्फ्लेशन 5% के आसपास रहा, बीच में 6% 9% तक गई थी कोरोना के समय में, बाकी समय में 5% के आसपास है। अब इस पे अपोजिशन कुछ भी कह सकता है, लेकिन मनमोहन सरकार में 10% डबल डिजिट में रहा है इन्फ्लेशन, और वो हमेशा एक चैलेंज रहा। 2004 में पेट्रोल की कीमतें 32 रुपए लीटर थी, और 2014 में जब मनमोहन सिंह हटे हैं, उस समय ये 84 रुपए से घट के 73 रुपए था, यानी तो डबल लगातार उन्होंने बजट की पेट्रोल की परीक्षा कीमतें तेज बढ़ा होती हुई दी। नजर आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी भी थैंक यू। पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, जहां वह संसद में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, और धीरे धीरे जो प्रक्रिया है तेज होती हुई नजर आ रही है। भव्या जी, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लग रहा है कि इस बार विकसित भारत संकल्प। हाँ सर, ठीक है सर। और इवन जो अपर क्लास है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं कि ये बजट उनके लिए स्पेसिफिकली, मुझे लगता है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेहतर करेगा, तो वो उम्मीदें और ज्यादा मजबूत होती दिख रही हैं। और जैसा कि आपने अभी मुझसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करी थी कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स या नारी सशक्तिकरण के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो मुझे लगता है हो सकता है कोई एक बहुत बड़ा या बहुत ही रिवॉल्यूशनरी बिल पास हो सकता है, क्योंकि बिल्स हर बजट में अक्सर हमने देखा है इस गवर्नमेंट में तो स्पेसिफिकली, कि हर बार बजट के बाद कुछ ड्रास्टिक बिल्स पास होते हैं फॉर द जनरल बेनिफिट ऑफ पीपल। तो मुझे लगता है कि कोई विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बिल पास हो सकता है, जिसमें कि उनके लिए स्पेसिफिक मेंशन स्कीम्स हो। क्योंकि देखिए, हम कुछ भी कहें ना मैडम की इक्वालिटी है, या मेल फीमेल इक्वल होते हैं, या सोसाइटी में इक्वल रोल प्ले करते हैं, लेकिन फिर भी उन फैमिलीज में आप जाके देखिए, उन जगहों पे जाके देखिए, जो ग्राउंड लेवल पे अभी भी आपको कितने एंटरप्रेन्योर्स, कितनी विमेन एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे। ग्राउंड लेवल पे आपको कितनी सेल्फ मेड विमेन मिल पाएंगी। भले ही पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन सोसाइटी का एक माइंडसेट कहीं ना कहीं रहता है कि जितने ज्यादा हमने देखे हैं कि जितने ज्यादा मेल्स हैं जॉब्स में, जो कॉर्पोरेट फील्ड में हैं, या जो अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, भव्या जी, उनके मैं लिए आपसे एक सेंसेक्स बाजार पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए एक बजट का पॉजिटिव सीधा एटीट्यूड असर है। बाजार पर पड़ता है। सेंसेक्स इससे उछाल मारेगा या नीचे गिरेगा, ये बजट से सीधा असर पड़ता है इसका। भव्या जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी।